एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया था ना। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एडवर्ब। कोई बताएगा एडवर्ब क्या होती? कोई भी बताओ। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे। और कोई है? वर्ब नाउन और प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकता है। और कुछ कोई बताना चाहे एडवर्ब की डेफिनेशन? एडवर्ब समझते क्या हो एडवर्ब से? क्यों तुम लोगों को नहीं पता एडवर्ब क्या होती? व्हाट इज एडवर्ब? मानवी? कोई बात नहीं। एक लोगों ने कहा कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं डेफिनेशन। ठीक है ना। अब देखो एडवर्ब होती क्या एक्चुअल में। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज। अब ये क्वालिफाई करता है किसको किसको? ये क्वालिफाई करता है अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, कॉमा एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। ठीक है ना। और अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई करे वो क्या होगा? एडवर्ब। और अ कंप्लीट सेंटेंस, किसी कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला भी वर्ड कौन होता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, वो साथ साथ एडजेक्टिव को, एक दूसरे एडवर्ब को और एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है ना। हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, उससे समझो। देखो नोट करते जाओ जल्दी से, नोट करते जाओ साथ में। देखो यहां तक आ रहा है ना, आ रहा है ना, देखो वीडियो में। ये BE लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और लिख लो, मेंटेन्ड द रिकॉर्ड्स नीटली। ये को सेंटेंस लिख लिया ना सभी लोगों ने? लिख लिए? सेंटेंस कर लोगे सब लोग? जरा करो, देखो इनमें क्या समस्या आ रही है। जल्दी नहीं हाथ चलाया करो थोड़ा सा। देखो भाई, तुम लोगों ने कर लिए तो कर लिए, नहीं कर लिए तो देखो। देखो पहला सेंटेंस लिखा है रमन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहां पर हम कुछ वर्ड मार्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तुम लोग बताओ ये वर्ड यहां पर क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इतना करो। ये हमने जो वर्ड मार्क किए हैं ना, तुम लोगों से मैं बताओ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन से कैटेगरी में लाई करते हैं? ठीक है ना, बताना है सभी लोग को, है ना। चलो बताओ, ये जो पहला वाला है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बगल में क्या आया है? एक बॉय, और बॉय एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव।
इसलिए इंटेलिजेंट इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह से आया है। ठीक है, इसके बाद ही सैंग वेल। वेल यहां पर क्या होता है? वेल क्या है? अच्छा। वेल माने अच्छा होता है ना, गुड, नाइस। अब यहां पर ये सैंग जो आया ये वर्ब है। ही सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया। तो गाया तो है उसने, लेकिन गाया किस प्रकार से? तो इस सैंग का ही तो आंसर है वेल। इस वर्ब की क्वालिटी क्या है कि वो जो गाया गया है वो अच्छे से गाया गया है। ठीक है ना, इसी वजह से वेल यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। अगला है मोहन रैन फास्ट। इस बार फास्ट को हमें बताना है कौन सा है। तो फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है बताओ? मोहन को या रैन को? रैन को ना, क्योंकि दौड़ने की बात तेज हुई है, दौड़ने की बात फास्ट हुई है। तो रैन तो यहां पर वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडवर्ब। इसलिए फास्ट यहां पर किस तरह से यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब। अगला है विद्या इज नॉट राइटिंग अ लेटर। हमने नॉट की बात की। ये जो नॉट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है बताओ? इस राइटिंग के लिए आ रहा है, इस विद्या के लिए आ रहा है, या इस लेटर के लिए आ रहा है? बताओ। अगर लेटर के लिए आ रहा होता तो हम नॉट लेटर लिखते ना, लेटर के पहले यूज करते। विद्या के पहले आता तो हम नॉट के इसके साथ विद्या के साथ लगाते। लेकिन ये किसके पहले आ रहा है? राइटिंग के पहले। तो राइटिंग के पहले आकर ये राइटिंग क्वालिफाई कर रहा है, और राइटिंग यहां पर किस तरह से आई है? एज अ वर्ब। इस वजह से नॉट भी क्या है यहां पर? एडवर्ब। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? अगला प्लीज रिवाइज योर लेसन। तो अभी हमने बताया था कि एडवर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। कंप्लीट सेंटेंस जानते हो ना? कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। जनरली ये तीन चीजें दी गई होती हैं, और साथ ही साथ होता क्या है? एक कंप्लीट सेंस होता है इनका, नहीं होता है? अगर कंप्लीट सेंस ही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इधर उधर लिखे हुए हैं, जम्बल्ड लिखे हुए हैं, तो भी क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉलो होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? ही सैंग आ सॉन्ग सही है, लेकिन सैंग आ सॉन्ग ही सही है क्या? है तो तीनों चीजें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या ऑर्डर्ड है? सेंस बन रहा है? नहीं। तो कंप्लीट सेंस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस बोलते हैं। मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है? ये वर्ब आ रही, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब ये रिवाइज से लेकर ये योर लेसन तक क्या है? रिवाइज योर लेसन एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो ना? इंपेरेटिव भी नहीं पता? कोई बात नहीं। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, इस तरह की बातें, इस तरह का भाव होता है। होता है कि नहीं होता है? और ये सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से। और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है, वो लिखा नहीं जाता। तो यू रिवाइज योर लेसन ही तो बोल रहे हैं, तो अपना पाठ याद करो। ठीक है ना? लेकिन यू तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रिवाइज योर लेसन, स्टैंड अप, सिट डाउन। स्टैंड अप किसको बोल रहे हैं? तुम्हें तो बोल रहे हैं, जिसको ही सामने को बोल दोगे। तो इस तरह से रिवाइज योर लेसन क्या है सेंटेंस में? ये पूरा सेंटेंस है, सॉरी क्या है? ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। अब एक चीज बताओ, ये जो रिवाइज योर लेसन है इसका भाव क्या है? इसका भाव दो ही तो हो सकते हैं। या तो इस सेंटेंस का भाव क्या होगा कि ये एक एडवाइस हो सकती है, नहीं हो सकती, या फिर ये एक ऑर्डर हो सकता है। यही तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। हम तुमसे कहें रिवाइज योर लेसन, अपना लेसन रिवाइज करो, तो हमने तुमसे क्या कहा? एडवाइस दी तुम्हें या फिर ऑर्डर दिया? यही तो हो सकता है। नहीं हो रहा है। लेकिन देखो जैसे हमने प्लीज लगा दिया इसके आगे, तो इस सेंटेंस का क्या जो मीनिंग था, जो भाव था, वो चेंज हो गया। अभी हम तुमसे ऑर्डर दे के बात कह रहे थे, एडवाइस दे के, अब कैसे कह रहे हैं? प्लीज बोल के कह रहे हैं। तो प्लीज ने क्या किया है? इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया है। इसलिए प्लीज भी यहां पर क्या है? एक एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। देखो अभी हमने लिखा था कि एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है? जो क्वालिफाई करता है। लास्ट में देखो लिखा है अ कंप्लीट सेंटेंस।
जो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर दे, वो क्या होता है? एडवर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? आगे आ जाओ। लिखा समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखा है सी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहाँ पे? ब्यूटीफुल इस सी के लिए, इसको सी को क्वालिफाई कर रहा है ना ब्यूटीफुल, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ? ये मेरा एडजेक्टिव हुआ। पढ़ चुके हैं अभी हम पिछली क्लासेस में। अब इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये वेरी। तो वेरी भी यहाँ पर क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। लेकिन इस वेरी को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये रियली। तो हमने क्या लिखा? एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है अनदर एडवर्ब को? तो इसलिए ये भी रियली भी क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई डाउट किसी को? अगले में देखो, संजय हैज ट्रूली वेरी गुड बिहेवियर। अब यहाँ जो बिहेवियर आया ये तो नाउन है ना अपने आप में। बिहेवियर, व्यवहार, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो नाउन के आगे जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। नाउन को जो क्वालिफाई करे, तो एडजेक्टिव हुआ गुड। लेकिन इस गुड को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वेरी एडवर्ब है। और इस वेरी के आगे जो ट्रूली है ये भी तो इसको क्वालिफाई कर रहा है वेरी को, तो ये हो गया एडवर्ब। नहीं हुआ? तो हमें समझ में क्या आया? ओवरऑल हमें समझ में आया कि अगर किसी नाउन से पहले कोई नाउन आ जाए तो ये नाउन की तरह यूज नहीं होता है। ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एडजेक्टिव, नहीं बन जाता है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव से पहले कोई चीज आ जाए एडजेक्टिव ही आ जाए कोई, तो वो एडजेक्टिव ना रह के क्या हो जाता है? एडवर्ब। बोलो हो जाता है कि नहीं? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से भी पहले अगर कुछ आ रहा है जो क्वालिफाई कर रहा है वो भी क्या होगा? एडवर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट किसी को? ये अलग है, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? तो नाउन से पहले आने वाला नाउन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है एक्चुअल में। एडजेक्टिव से पहले आने वाला एडजेक्टिव वो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं बोला जाएगा। और एडवर्ब से पहले आने वाला वर्ड भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो क्वालिफाई कर रहा हो वो, क्वालिफाई ही नहीं कर रहा तो एडवर्ब कहाँ से हो जाएगा? एडजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा? क्वालिफाई तो करना चाहिए। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना। अगला है, ये समझ में आया सभी को ये रूल? अगला है मानवी मेंटेन द रिकॉर्ड्स नीटली। हमने कहा नीटली के लिए बताओ कि नीटली वर्ड किसके लिए आया? बताओ किसके लिए आया? मेंटेन के लिए आया या द रिकॉर्ड्स के लिए आया? मेंटेन के लिए आया। रिकॉर्ड्स के लिए नहीं आया। मेंटेन के लिए क्यों आया? मेंटेन के लिए आया, कैसे पता चला? हाँ, अच्छा नीटली कर रही, तो किसी की तो नहीं रिकॉर्ड्स नीटली कर रही, रिकॉर्ड की विशेषता नीटली नहीं। अगर ये रिकॉर्ड्स के लिए क्वालिटी होती, समझो बात को, जिसको रिकॉर्ड्स में और मेंटेन में डाउट हो, जिसको रिकॉर्ड्स के लिए नीटली लग रहा हो वो सरासर गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स के लिए नीटली आया होता तो रिकॉर्ड के पहले आया होता, और नीटली ना आता तब क्या था? नीट रिकॉर्ड्स, सुंदर रिकॉर्ड्स, स्वच्छ रिकॉर्ड्स आता ना। तो रिकॉर्ड से पहले तो आया नहीं। इसका मतलब ये नीटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस मेंटेन को। और मेंटेन क्या है अपने आप में? वर्ब। और इसी वजह से नीटली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आया सेंटेंस? नोट करो जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्यों? रब कर दें इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर किसको? एक किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या अनदर एडवर्ब को, और या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। है कि नहीं? अरे बोलो, मूर्ख हो क्या? चलो ठीक। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है ना? देखो एक एक करके पढ़ते हैं। काइंड्स, तो पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोई बता सकता है? टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? अगर मैं टाइम किसी सेंटेंस में पता करना हो तो कौन सा वर्ड उसमें लगा दें क्वेश्चन में? जैसे हम नहीं क्या लगाएंगे? व्हेन। गुड। तो अगर हम व्हेन का यूज करें
तो हम फाइंड कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है कई तरह से आ सकता है, जैसे नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, और लिख दें क्या, और सून, एटसेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, ठीक है ना। हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, जरा बताओ ध्यान से, ठीक है ना। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, एक दूसरा सेंटेंस और लिख लेते हैं। यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। ये 2 सेंटेंस हमने लिखे, ठीक है। कोई बताएगा इसमें क्या एरर है या ये सही है? कोई डाउट, मतलब कोई बताना चाहेगा? टुमारो आई विल मीट राधा, यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। दोनों सेंटेंस सही है या कोई एरर है? सही है, सही है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, क्या आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। हम हमेशा सेंटेंस लिखने के बाद में इसको लिखते हैं। किसको? एडवर्ब ऑफ टाइम को। मतलब जो भी वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है, हमारा सीक्वेंस क्या होता है? पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करते हैं। अब यहाँ पर टुमारो क्या है? अभी हमने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टुमारो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसका यूज कहाँ करना चाहिए हमें? सेंटेंस के लास्ट में। हमने तो कर दिया स्टार्टिंग में, तो रॉन्ग हुआ ना। तो स्ट्रक्चर ये नहीं कहता है, ठीक है ना। इसी वजह से टुमारो का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से हटाएंगे और कहाँ भेज देंगे? बाद में। तो हो जाएगा आई विल मीट राधा टुमारो, मैं कल राधा से मिलूंगा। समझ गए कि नहीं? तो देखो व्हेन का आंसर नहीं है क्या टुमारो? व्हेन विल आई मीट राधा? आई विल मीट राधा टुमारो। तो व्हेन का आंसर ही तो टुमारो है। तो टुमारो यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। और हमने क्या कहा? सेंटेंस के बाद में इसका यूज होता है। सिमिलरली ये यस्टरडे भी यहाँ यूज नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा, ये तो होगा। अब यस्टरडे यहाँ यूज नहीं होगा तो कहाँ जाएगा यस्टरडे? पीछे। तो हमने कर दिया पीछे यस्टरडे, ये लो। लेकिन इससे सेंटेंस पर इफेक्ट पड़ा कि नहीं? पहले जो सेंटेंस में एरर करके लिखा था उसके अकॉर्डिंग यस्टरडे सब्जेक्ट था, क्योंकि उसके बाद वर्ब आ रही थी, फिर ऑब्जेक्ट था। यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, हमने तुरंत पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट था, वर्ब है और ऑब्जेक्ट था, तो हमने डायरेक्ट पीछे कर दिया, सेंटेंस हो गया। और हम कह रहे हैं कि सेंटेंस पूरा लिखते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं। क्या वॉज माई बर्थडे सेंटेंस है? सेंटेंस रह गया? नहीं रह गया ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डमी सब्जेक्ट, जो कि क्या था? पढ़े थे ना हम लोग, इट। इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये हमने कहाँ पढ़ा था? प्रोनाउन में। तो इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट। तो हमें इट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब थी और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस था, इसी वजह से हमें डायरेक्ट क्या कर दिया? पीछे। कोई डाउट किसी को? ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जल्दी नोट करो। देखो भैया यहाँ ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, हमने बता दी है, लिख लो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। दैट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं ऐसा होगा नहीं, लिख लेना, ठीक है ना। चलो लिखो। देखो भाई अगला देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि हम इनको लिखेंगे कहाँ पर? सेंटेंस के लास्ट में। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना, या स्ट्रक्चर कंप्लीट हो उसका। अगला हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे अगर किसी सेंटेंस में प्लेस पता करना हो तो किस प्रोनाउन का यूज करते हैं हम? किस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? किसका? वेयर का। गुड, वेयर का यूज करो और फाइंड कर लो कि
कहाँ पर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, या वो ऐसा वर्ड जो वेयर का आंसर दे रहा हो, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का पार्ट, जैसे हो गया तुम्हारा इन, आउट, अप, डाउन, और क्या हो जाएगा, एट, बोलो हो जाएगा, हियर, देयर। क्या ये सभी वेयर का आंसर नहीं देते हैं? देते हैं ना। कोई ये तो नहीं कहेगा ये इन, आउट, अप, डाउन, एट तो प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन ये तब होते हैं जब ये दो सेंटेंस को वर्ड्स को कनेक्ट करें। दो वर्ड्स में संबंध कौन स्थापित करता है, कनेक्शन कौन स्थापित करता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं करने जा रहे हैं इनको, हम इनको किस तरह से यूज करने जा रहे हैं, एडवर्ब की तरीके, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने एक एग्जांपल लिखा कम इन, और एक और एग्जांपल लिख दिया हमने, विजय केम इन माई रूम। ये दो सेंटेंस दिए हुए हमने, ठीक है ना। कम इन, विजय केम इन माई रूम। अब देखो कम इन ये वही हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि मेन वर्ब से स्टार्ट है। लेकिन ये जो कम आ रहा है यहाँ पर, ये तो हमारा वर्ब है, क्या नहीं है, क्या वर्ब ही तो है, मेन वर्ब। लेकिन कम के बाद वेयर का आंसर ही तो दे रहा है इन। कम वेयर, कहाँ पर आओ, अंदर आ जाओ, नहीं दे रहे। तो यहाँ पर इन क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि बता रहा है अंदर की ओर आ जाओ या अंदर आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा है विजय केम, विजय आया इन माई रूम। अब इसका देखिए केम क्या है, ये यहाँ की वर्ब है, ठीक है ना। ये केम क्या है यहाँ पे, यहाँ की वर्ब। इसी सेंटेंस में अगर हम ये देखें कि विजय का रिलेशन रूम से कौन बता रहा है, विजय का रिलेशन रूम से वो बता रहा है ये इन, तब तो यहाँ पर इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है कि नहीं है। लेकिन केम के बाद अगर हम इस तरह से रीड करें इसको कि कहाँ पर आया है वो, विजय कहाँ आया, कहाँ आया था, इन माई रूम, मेरे कमरे में, तो क्या वेयर का आंसर नहीं है। तो इस बार जो वेयर का आंसर मिल रहा है वो इस पूरी फ्रेज से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमने बताया था सब्जेक्ट वर्ड्स का ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो क्या इन माई रूम एक फ्रेज नहीं हो गई, और अब भी तो केम की विशेषता है, ये केम को क्वालिफाई कर रहा है इन माई रूम, है ना। केम वेयर इन माई रूम, वेयर का आंसर क्या है यहाँ पर, पूरा पूरा इन माई रूम। तो पहले इन प्रीपोजिशन था माई रूम और विजय को कनेक्ट करने की वजह से, ठीक है ना। लेकिन इन माई रूम तो एक प्लेस हो गया ना, जो किसके लिए आ रहा है, जिसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, केम को, ठीक है ना। इसलिए इन माई रूम यहां पर क्या है, एडवर्ब। लेकिन जब फ्रेज के फॉर्म में एडवर्ब आता है तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ व्हाट, ऑफ प्लेस। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर इन माई रूम पूरा पूरा क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। कोई डाउट किसी को, नहीं ना, जल्दी नोट करो। अच्छा हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं उनको देखो, मत नोट करो, अभी बाद में करना, रुको। जैसे सेंटेंस लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा राजा विल कम टुमारो, ठीक है ना। इनको इधर कर दे रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेकंड सेंटेंस हो गया राजा केम लास्ट वीक, ये हमने लिख दिया इस बार। एक और लिख दिया ही इज सिटिंग इन माई ऑफिस, ठीक है ना। और एक और लिख दे रहे हैं रचित ब्रोक डाउन। ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, जल्दी से इसमें मार्क करो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, जल्दी से करो। देखो भाई पहला सेंटेंस लिखा राजा विल कम टुमारो, ठीक है। यहां पर टुमारो आया, ठीक है ना। ये टुमारो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को ना। हम जानते ही हैं कि टुमारो किसके लिए आता है, टाइम के लिए।
आता है ना। तो ये टुमारो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है ऑफ टाइम, जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना भाई, आने की तो क्वालिटी है कि वो कल आएगा, नहीं है। तो यहाँ पर ये टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ देखो अगला, केम के बाद क्या आ गया, लास्ट वीक। ये लास्ट वीक क्या है, टाइम है ना। अच्छा एक तरह से ऐसे देखो तो वीक अपने आप में तो एक नाउन है, अ पीरियड ऑफ 7 days, उसी को तो वीक बोलते हैं। और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन कंप्लीट अगर इसको हम देखें तो ये लास्ट वीक शो किसको करता है, टाइम को शो करता है ना, टाइम को। और ये टाइम किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस केम को। इस वजह से लास्ट वीक जो है हमारा वो क्या है, वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। क्यों, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से, इसलिए हम किसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। जैसे वहां पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। इस तरह से ये क्या है, लास्ट वीक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि वर्ड्स ज्वाइन होके आ रहे हैं और तब हमें टाइम का आंसर मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं। अगला, ही इज सिटिंग इन माई ऑफिस। ही इज सिटिंग इन माई ऑफिस, तो देखो सिटिंग के बाद इन आया, फिर माई ऑफिस। अगर तुम माई ऑफिस और ही के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इन क्या है, प्रीपोजिशन, और माई ऑफिस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। लेकिन अगर सिटिंग के लिए देखोगे तो सिटिंग की क्वालिटी क्या है, सिटिंग वेयर, इन माई ऑफिस ना। तो वेयर का आंसर ही तो इन माई ऑफिस पूरा पूरा है। और अगर वेयर का आंसर है इन माई ऑफिस, तो ये इन माई ऑफिस क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। लेकिन वर्ड्स के ग्रुप के फॉर्म में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। होगा कि नहीं। अगला देखो, रचित ब्रोक डाउन। ब्रेक क्या है, वर्ब, इसके बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन। वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आता है, इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। पढ़ चुके हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये डाउन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि देखो ब्रोक डाउन का मीनिंग ही क्या होता है, फूट फूट कर रोना, दुखी हो जाना, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे ब्रोक इंटो लिखा होता तो किसी घर में घुसना होता है, तो इंटो आते ही वर्ब पूरा चेंज हो जाता है ना। तो ये वर्ब डिपेंड कर रही किस पे, ये वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है, इस प्रीपोजिशन पे। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर ही किसका है, एडवर्ब का। तो यहाँ पर डाउन क्या है, अब ये डाउन हमारा एडवर्ब है, ना कि प्रीपोजिशन, क्योंकि बिना इसके ये वर्ब बेकार हो जाएगी, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। हो जाए कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रोक वर्ब है और डाउन क्या है, एडवर्ब, ना कि प्रीपोजिशन। समझ गया कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है सबको, नोट कर लो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा हमारा एडवर्ब है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर माने क्या होता है, ढंग, तरीका, होता है कि नहीं, कि किस तरीके से हम किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, यही तो होता है। क्यों नहीं होता है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका आंसर मिलता कैसे, कौन से वर्ड से इसका आंसर मिलेगा, किससे मिलेगा, हाउ से। गुड, हाउ से मिलेगा। हाउ का यूज करो और पता कर लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हुआ है या नहीं है, हाउ का आंसर मिल जाता है। ठीक है। अब मैनर के लिए क्या क्या आ सकता है, जैसे स्लोली, रैपिडली, ठीक है ना, और ब्यूटीफुली, और क्या हो जाएगा, हैविली, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें एल वाई लगा दो किसी एडजेक्टिव में तो तुरंत क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। हाँ, एक और लिख लो जो जरूर पता होना चाहिए, जैसे हमारा वेल हो गया, क्या हो गया, वेल, ठीक है ना, वेल हो गया। फास्ट भी हो गया इसी कैटेगरी में, ठीक है ना। ही रैन फास्ट, तो वह कैसे दौड़ा, वह तेज दौड़ा। तो फास्ट किसका आंसर है, हाउ का है ना, तो फास्ट भी हो सकता है, वेल भी हो सकता है। हम सेंटेंस कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से इनको पहले तुम लोग सही करो।
कर दिया। ये सेंटेंस सभी लोग करो, इनको सही करो, जल्दी से करो। अच्छा सभी लोग देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो हमें लिखना क्या है, पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है वो तो। और उसके बाद हमें लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। किसको लिखना है? मैनर, प्लेस और टाइम को। अब इम्पॉर्टेंट ये है किसको हम पहले लिखें, क्योंकि तीनों ही आ रहे होंगे सेंटेंसेस में। जिस तरह के हमने सेंटेंस लिखे इसमें तीनों ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये पता करना है कि हम किसको पहले लिखें। तो हमेशा ध्यान रखो, रूल क्या होता है कि सीक्वेंस जब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सीक्वेंस। तो पहले उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखते हैं। हमने पढ़े टाइम, प्लेस और मैनर है, लिखते क्या है? मैनर, प्लेस एंड टाइम। ये सीक्वेंस रहता है। मैनर को पता करना है तो हम यूज करेंगे हाउ का, प्लेस का पता करना है वेयर का, टाइम का पता करना है तो व्हेन का। तो ठीक है, देखो पहला सेंटेंस देखो, सी क्विकली सॉ रवि इन द मॉल। तो सी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, रवि ऑब्जेक्ट है। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गए, छोड़ो इनको। अब जो भी आएगा उसको हमें लिखना, नहीं लिखना है। ये क्विकली क्या है यहाँ पर? क्विकली क्या है? क्विकली ये सॉ की विशेषता है, ठीक है ना, सॉ को क्वालिफाई कर रहा है। ये एक मैनर को शो कर रहा है कि तेजी से उसने देखा, ठीक है ना। तो क्विकली हाउ का आंसर है। अब हाउ का आंसर है, हाउ का आंसर है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद इन द मॉल, ये कहाँ का आंसर है? इन द मॉल पूरा। ये वेयर का आंसर है, नहीं है। अगर ये वेयर का आंसर है तो ये प्लेस का, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है इन द मॉल, नहीं कर रहा है। हमने क्या कहा? एमपीटी किस क्रम में रखेंगे? पहले ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना। तो देखो मैनर है ना, तो इसको पहले लिखा जाएगा और इसको फिर बाद में। तो सेंटेंस हो क्या जाएगा? सी सॉ रवि क्विकली इन द मॉल। इन द मॉल क्विकली लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखोगे? सी सॉ रवि क्विकली इन द मॉल। क्लियर? आगे आ जाओ। रंजन स्लोली। अब देखो राजन सब्जेक्ट, डिड द वर्क वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो लिखना ही पहले। अब मेरे पास स्लोली आया, स्लोली किसका आंसर है? मैनर का, हाउ का आंसर है ये, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बना जाके एम हुआ है। लास्ट नाइट ये किसका आंसर है? टाइम का, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ ना। और इन द रूम ये वेयर का आंसर है, बोलो है कि नहीं? तो ये प्लेस को शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने क्या कहा? पहले हम क्या रखेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर को, एक नंबर ये हुआ। फिर हमने किसको बोला? एडवर्ब ऑफ प्लेस को, तो टू ये हुआ। और लास्ट नाइट ये एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको थर्ड नंबर पे। सेंटेंस क्या हो गया? राजन डिड द वर्क स्लोली इन द रूम लास्ट नाइट। समझ गए? यही लिखा जाता है। अब तो समझ में आया सेंटेंस कैसे आगे पीछे आगे बढ़ते जाते हैं इंग्लिश में। कोई डाउट किसी को? यहां देखो सब्जेक्ट तो वी है ना, उसका वी फाइल्ड द केस लिखा है, हमने केस फाइल किया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो हट गए। अब देखो आगे, ऑन ट्यूजडे, ऑन ट्यूजडे किसका आंसर है? व्हेन का। किसका आंसर है? व्हेन का। तो ये टाइम का आंसर हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ ये। इसके बाद फिर क्या आ रहा है? हरीडली, देखो यहाँ पर आ रहा है, ये हरीडली किसका आंसर है? हाउ का, जल्दबाजी में, है ना, हरीडली। तो ये हाउ का आंसर है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ ये। इसके बाद इन द कोर्ट, दैट मीन्स वेयर, केस कहाँ फाइल किया? वेयर, वेयर दैट मीन्स इन द कोर्ट। तो ये वेयर का आंसर है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ क्या पूरा मेरा? इन द कोर्ट, ठीक है ना। तो क्रम, तो वी फाइल्ड द केस, पहले मैटर आएगा, मैनर आएगा, तो हरीडली। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? प्लेस, तो ये आ जाएगा टू। और सबसे लास्ट में क्या आता है? टाइम, ये हो गया थ्री। सेंटेंस क्या हो गया? वी फाइल्ड द केस हरीडली
इन द कोर्ट ऑन ट्यूसडे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अगला देखो, अब यहां पर देखो, पहले क्या आया है? एट द मीटिंग यस्टरडे। एक तो आया एट द मीटिंग। ये एट द मीटिंग किसका आंसर है? वेयर का आंसर है ना। कहां पर? मीटिंग में। तो एट द मीटिंग, ये वेयर का आंसर है, ये टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है पूरा, एट द मीटिंग। यस्टरडे ये टाइम को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है ना, व्हेन का आंसर है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। आई सब्जेक्ट है, ऑफर्ड ऑब्जेक्ट है, माई प्रपोजल, सॉरी ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई ऑफर्ड माई प्रपोजल, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। बाकी जो बचे हैं उसको चेक कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर कब, कितने टाइम, व्हेन का आंसर है ना, एट 6 PM। व्हेन का आंसर है, ये भी टाइम है। अब ये बात आती है कि टाइम यहाँ पर भी है और टाइम वहाँ पर भी है, इन दोनों में किसको यूज़ करें पहले? भाई ये तो ठीक है कि हम मैनर, प्लेस और टाइम यूज़ करेंगे। मैनर तो है नहीं, तो प्लेस टाइम हो जाना चाहिए। प्लेस तो हम लिख देंगे भाई, आई ऑफर्ड माई प्रपोजल एट द मीटिंग। लेकिन इन दोनों में किसको पहले यूज़ करें? भाई ये तो मेरा फर्स्ट नंबर हो ही गया, इसमें नहीं हो गया। तो ध्यान रखो हमेशा, जो स्पेसिफिक है, मोर ज़्यादा स्पेसिफिक है, उसको हम पहले लिखते हैं। बताओ, अच्छा 6 PM स्पेसिफिक है यस्टरडे? 6 PM ना, तो 6 PM स्पेसिफिक है, उसको हम पहले लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? यस्टरडे। समझ गए कि नहीं? तो अगला क्या, तो अगर दो आ गए तो जो स्पेसिफिक सेंस रखता होगा उसको हम पहले रखेंगे, प्लस अदर दूसरा रखेंगे, इन्हीं में से, बाकी नंबर वही रहेगा। तो ये हो गया मेरा 1, इसमें ये एट 6 PM क्या हो गया? 2, और ये यस्टरडे क्या हो गया? 3। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई ऑफर्ड माई प्रपोजल एट द मीटिंग एट 6 PM यस्टरडे। क्लियर? लास्ट देखो, द स्टूडेंट्स डिलीवर्ड देयर स्पीचेस। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, डिलीवर्ड वर्ब, देयर स्पीचेस ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसे? तो ये तो सेंटेंस हो गया। आगे देखो मेरे पास हमें ऑनेस्टली मिल रहा है। ऑनेस्टली हाउ का आंसर है ना, तो यहाँ पे ये मैनर का आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही इन द स्कूल, देखो इन द स्कूल आ रहा है, तो इन द स्कूल किसका आंसर है? वेयर का। वेयर का आंसर है ना, तो ये प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पूरा पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए मैंने देखो मार्क किया हर जगह, भूलना मत। इसके बाद लास्ट वीक आ रहा। लास्ट वीक किसको शो कर रहा है? टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये व्हेन का आंसर है, इसलिए टाइम हो गया। उसके बाद ऑन द एनुअल डे, तो ये किसका आंसर है? व्हेन का। कब ऐसा किया है? ऑन द एनुअल डे, है ना। तो ऑन द एनुअल डे, ये भी टाइम का आंसर है, ये भी मैंने टाइम लिख दिया। इसके बाद वेयर, वेयर एट द ऑडिटोरियम, ये किसका आंसर है? ये किसका आंसर है? पी का, प्लेस का नहीं है क्या? वेयर का आंसर है ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हुआ है। अब इसको सही करना है, तो द स्टूडेंट्स डिलीवर्ड देयर स्पीचेस, तो पहले तो हमें क्या रखना है? एम को, तो एम तो एक बार ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे। द स्टूडेंट्स डिलीवर्ड देयर स्पीचेस ऑनेस्टली। अब देखो, प्लेस 2 जगह और टाइम 2 जगह, मैनर के बाद आता है क्या है? प्लेस। तो पहले प्लेस जो दोनों आ रहे हैं उनको डील करो। अब प्लेस में इन द स्कूल और दूसरा एट द ऑडिटोरियम, तो मोर स्पेसिफिक क्या है? ऑडिटोरियम के पास, ऑडिटोरियम में, उसके बाद स्कूल, क्योंकि मेनली वो बैठे कहाँ पे? डिलीवर्ड कहाँ कर रहे हैं? ऑडिटोरियम में स्पीच, ठीक है ना। तो ये आएगा क्या? 2nd नंबर पे, और ये क्या आ जाएगा? 3rd नंबर पे। अब प्लेस वाली कहानी हो गई सारी। अब आएगा क्या? टाइम। टाइम में भी 2 चीज़ें हैं, लास्ट वीक और ऑन द एनुअल डे। बताओ अच्छा स्पेसिफिक क्या है इसमें? एनुअल डे या लास्ट वीक? एनुअल डे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4th नंबर पे हो जाएगा, और ये वाला 5th नंबर पे। सेंटेंस क्या हो गया? द स्टूडेंट्स डिलीवर्ड देयर स्पीचेस ऑनेस्टली एट द ऑडिटोरियम इन द स्कूल ऑन द एनुअल डे लास्ट वीक। समझ गए कि नहीं? सभी समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी लोग प्रिपेयर करो, अगले क्लास मिलते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आया सभी को? बहुत अच्छी बात। देखो इसके बाद हम एक 4th काइंड और देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या देखेंगे अब? बोलो। हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 4th काइंड है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है? हाँ, तीव्रता।
मतलब कोई चीज़ कितनी बार आ रही, कितनी बार घटित होती। हाउ ऑफन एनीथिंग टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ कितनी बार घटित होती, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी का आंसर पता करना है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, हम यूज़ करेंगे हाउ ऑफन का। किसका यूज़ करेंगे? हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार। समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल इसके देखने हो तो जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया रेयरली। क्या हो गया? रेयरली। रेयरली माने क्या होता है? कभी कभी। तो क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है कभी कभी होने की? ऐसे कभी कभी में और क्या हो जाएगा? ऑलवेज, जैसे हमेशा हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी है। और क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंटली, है ना, हाल ही में। और क्या हो जाएगा? ऑलवेज है तो नेवर भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? और क्या हो जाएगा? सेल्डम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गए तुम्हारे एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल में, बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम, ठीक है ना। और एक और लिख दिया है, ही कम्स टू स्कूल ऑलवेज। ये दो सेंटेंस जैसे हमने लिखे, ठीक है ना। अभी बताओ हमें दोनों सही है कि गलत है, कोई गलती? क्या लग रहा है तुम लोगों को? दोनों बताओ। अरे बताओ क्या? सेल्डम बाइट होगा, सेल्डम बाइट। क्या होगा बताओ? देखो ये बाइट यहां सेंटेंस की वर्ब है। क्या है? वर्ब है, बाइट वर्ब है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम एडवर्ब यूज करेंगे तो सेंटेंस के आखिर में यूज करेंगे। वो हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में भी देखा, प्लेस में भी देखा और मैनर में भी देखा, देखा कि नहीं देखा? लेकिन यहां पर अंतर है, जब भी फ्रीक्वेंसी आती है, जब भी क्या आएगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है और इसके तुरंत बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मतलब अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ही दी गई है तो मेन वर्ब के पहले आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी। कौन सी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी वजह से बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम नहीं होगा, है ना। बाइट इस सेंटेंस में क्या है? मेन वर्ब है। तो हमने क्या कहा? मेन वर्ब के पहले आना चाहिए इसको। सेल्डम यहां नहीं होगा, कहां होगा? इस जगह पे होगा, यहां लिखो इसको, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर? अगला देखो, ही कम्स टू स्कूल ऑलवेज। अब ऑलवेज फिर से क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो है कि नहीं? इस कम को तो ये क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को ही। लेकिन जब भी, और ऑलवेज है क्या मेरा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस वजह से ये कहाँ जाएगा? मेन वर्ब के पहले। यहाँ है मेन वर्ब तो इसके पहले आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा ऑलवेज। ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल। वहाँ पर ऑलवेज अब नहीं होगा। आएगा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो, ये नोट कर लिया सभी ने? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। अगला काइंड देखते हैं एडवर्ब का। तो अगला काइंड है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या होगा? अफर्मेशन। अफर्मेशन जानते हो तुम लोग? अफर्मेशन में क्या होता है? दृढ़ता होती है। अफर्म वर्ब से बना हुआ है। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। AFFIRMATION, ठीक है ना। अब आया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या होगा? ये अफर्म करने के लिए आता है। किसके लिए? अफर्म, मतलब पुख्ता करने के लिए, श्योरिटी करने के लिए। और इसी वजह से इसमें जब आंसर श्योर मिले, है ना, हाँ में आंसर मिले, तो हम जान जाएंगे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब कैसे हुआ वो हम सेंटेंस से देखते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, क्या क्या आएगा? पहले तो इसमें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा हमें,
क्या मिलेगा? पॉजिटिव आंसर। तो जब भी पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, ठीक है ना, किसी ऐसे वर्ड से, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जैसे हो गया तुम्हारा यस। यस माने क्या होता है? हाँ। क्या ये दृढ़ता नहीं है इसमें? है ना, हाँ मैं आंसर दे रहा हूँ, पॉजिटिव आंसर हुआ। इसी यस को हम क्या बोल सकते हैं? यप, या, ये तो बोलते हो तुम लोग, या। ये सब हाँ की तो मीनिंग है, नहीं है क्या? और श्योर हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। आगे समझ में कि नहीं? अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल है मेरा, जैसे हमने लिखा वुड यू लाइक टू हैव सम, क्या ले लें? कॉफ़ी। कॉफ़ी, ये मेरा क्वेश्चन है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी? क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? तुम अफर्मेशन में क्या बोलोगे? यस बोलोगी, यस बोलोगी, यप, या, ये, श्योर, ऑफ कोर्स, यही तो बोलोगे। अफर्मेशन में हो गया आंसर। और तुम जैसे ही इस बात का आंसर दोगे तो तुम इतना ही तो बोलोगे, यस। क्या बोलोगे? यस, या इनमें से कोई भी यूज कर लो, यस। यस कहते ही क्या तुमने सारा आंसर नहीं दे दिया? ये यस इस सारे ही क्वेश्चन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, क्वालिफाई। इसके बाद तुम बोल भी सकते हो यस आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, ठीक है ना। या फिर यस भी बोल दोगे तो भी पूरे क्वेश्चन की क्या हो गया? क्वालिटी हो गई। पूरे क्वेश्चन को क्वालिफाई कर दिया इसने, तुमने हाँ में उत्तर देकर। बात समझ में आई कि नहीं? तो यस मेरा क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? यस। इसी तरह से अफर्मेशन है तो अगला क्या हो जाएगा? नेगेशन। अगला क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव आंसर हो जाएगा। क्या मानवी, क्या होगा इसमें? नेगेटिव आंसर। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? नो, और नॉट, हाँ गुड, और क्या हो जाएगा? नोप। नेवर नहीं होगा, नेवर फ्रीक्वेंसी के लिए आता है, अभी तो यूज किया था। नेवर फ्रीक्वेंसी के लिए आता है एडवर्ब, ये आंसर के लिए, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर हम इतने कोई लिखेंगे तो नो, नोट, नॉट, नो, अरे ये सब हैं तो भाई ने लिख दो, है ना, इससे मतलब नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब जैसे मैं एग्जांपल लिया इसमें भी क्या कह रही हो बताओ, क्या बताओ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमने बोला नो और सेंटेंस लिख दिया, फिर क्वेश्चन की तरह नहीं लिख रहे हैं, सेम हो जाएगा नहीं तो। आई कैन नॉट गो विथ यू, ये हमने लिखा। क्या ये नो इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर रहा है? तुम ये तो बोलोगे कैन आई गो विद यू, ठीक है ना। फिर क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? नो आई कैन नॉट गो विद यू। व्यक्ति तुमसे ये पूछेगा कैन यू गो विद मी, तुम क्या बोलोगे? नो आई कांट गो विद यू। तो नो कहते ही इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। तुम कोई भी क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन चाहे पूछने के लिए नो बोला हो या नो लगा के किया हो, ये नो कर तो क्वालिफाई रहा है ना सेंटेंस को, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एक चीज और, यहां पर भी तो ये नॉट आ रहा है, क्यों? ये नॉट नहीं आ रहा है क्या? ये नॉट भी तो आ रहा है, लेकिन ये नॉट इस गो को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये नॉट इस गो क्वालिफाई कर रहा है, और ये वाला जो नो है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ये अंतर इन दोनों नो और नॉट में। ये नॉट क्या है? इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये वाला जो नो है ये पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। नो लगाते ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। समझ गए? नोट कर लो। अगली कैटेगरी देखते हैं। कुछ पूछना किसी को? 6 नंबर पे आएगा, इसको काइंड्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना, जिससे एक बार में सारे हो जाए।
ध्यान समझना भाइयों। अच्छा है नहीं कोई भाई। काइंड्स, कितने हो गए अब तक? 6 7। देखो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या आएगा अब? कंपैरिजन। कंपैरिजन माने क्या होता है? तुलना। कंपैरिजन मीन्स तुलना होता है, वो वर्ब होती है कंपेयर करना। हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है, सीधे एग्जांपल लिख रहे हैं, बताना तुम लोग हैं। जैसे हमने लिखा ठीक है, एक और लिख लेते हैं। ये 2 सेंटेंस लिखे हुए, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा प्रज्ञा इज एज ब्यूटीफुल एज काव्या इज। अच्छा इसमें प्रज्ञा यहाँ पर किस फॉर्म में है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी फॉर्म को बता रहा है? नाउन, बिल्कुल सही। मानवीय काव्या, ये भी नाउन है। प्रांसीय ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, 1 नंबर, बहुत होशियार हो तुम लोग। ये एस क्या है? ये एस क्या है लक्ष्मी? एडजेक्टिव है। अरे भैया एडजेक्टिव के पहले जो आ जाएगा वो एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? क्या होगा? एडवर्ब होगा ना। तो देखो एज मेरा क्या होता है एक्चुअल में? एडवर्ब होता है कि नहीं होता है? लेकिन इसके बाद जो एज आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? इसको, ये कौन सी कैटेगरी? ये कौन सी कैटेगरी? ये कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। क्यों है कंजंक्शन? देखो पहला सेंटेंस था प्रज्ञा इज एज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, और इस पूरे सेंटेंस को देखो प्रज्ञा इज लिखा, काव्या इससे कौन जोड़ रहा है? ये एज ही तो कनेक्ट कर रहा है। तो एज यहां पर कनेक्टर नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, इसलिए एज ये वाला कंजंक्शन है और ये वाला एज क्या है? इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के लिए ये एडवर्ब है। बात समझ में आई कि नहीं? तो सारे देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए लगे, अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अगला देखो राधा, ये भी क्या है? ये भी मेरा नाउन है, नहीं है? ऐसे ही वृंदा, इस नाउन से इसका कंपैरिजन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो देखो इंटेलिजेंट हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? क्या आता है? एडवर्ब। आता है कि नहीं आता है? तो मोर भी यहां पर क्या है? एडवर्ब, ठीक है ना, क्योंकि इस इंटेलिजेंट को ही क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अधिक के रूप में, मोर के रूप में। क्या लेस नहीं हो सकता था? यहाँ पर लेस भी तो हो सकता था, लेकिन मोर आया, हो तो क्वालिफाई रहा है ये एडजेक्टिव यहाँ का। इसके बाद ये देन क्या है? जैसे कि हमने देखा देन के बाद जो वृंदा है ना, वृंदा से कंपैरिजन हो रहा है, भले उसके बाद सेंटेंस पूरा लिखा हुआ हो ना लिखा हो, लेकिन ये अपने आप में पूरा सेंटेंस यहाँ तक, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस है, तब 2 लोगों की तुलना की जा रही। और इसी वजह से देन भी यहाँ पर किस फॉर्म में है? कंजंक्शन के फॉर्म में। समझ में आया सभी को? कोई डाउट किसी को? अच्छा लग रहा है? तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के एग्जांपल में क्या क्या मिल गए? हो जाएगा हमारा एज, देन, मोर, लेस, ठीक है ना, ये सभी हो सकते हैं कहीं ना किसी फॉर्म में। ये हमारे हो गए एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अगली कैटेगरी देखो, अरे अभी लिखो मत, बाद में लिख लेना। अगला है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये शो करता है, हम कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ रही? तो इसको सिंपल तरीका है, हाउ मच लगा दो। क्या लगा दो? हाउ मच, कितना, ठीक है ना, कितना अधिक। तो इसमें आ क्या जाएगा तुम्हारा? मच, क्या क्या आ जाएंगे? वेरी, ठीक, मच और
एनफ, ये सभी किस कैटेगरी के हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। अब एग्जांपल लिखेंगे इसके, नीट नहीं, एक और देख लो। लास्ट है हमारा जो हर जगह हमने यूज किया है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। अब इंटरोगेशन में क्या क्या, जैसे ना तुम्हें दो सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा है, जिसने सेंटेंस लिख दिया है, सरल ही रखते हैं, लिखा है सी केम लेट, ये लिखा हुआ सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम क्वेश्चन में पूछना चाहते, क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखते? हम ये लिखते व्हेन डिड सी कम। बोलो लिखते कि नहीं लिखते? अब जब हम व्हेन लिखते तो व्हेन लिखने से हमें किस बात का आंसर मिल रहा था? क्वेश्चन किसका आंसर मिल रहा था? लेट का ही तो मिल रहा था। तो अगर लेट हमारा एडवर्ब है तो इस एडवर्ब को पता करने में जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं वही तो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि व्हेन का आंसर ही तो लेट है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर व्हेन क्या है मेरा? व्हेन एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। तो ऐसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ, है ना, ये तो हो गया टाइम के लिए, प्लेस के लिए, मैनर के लिए पता किया था। फिर हमने हाउ ऑफन, ठीक है ना, हाउ मच, ये सभी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो जिस बात का भी आंसर इन वर्ड से पता चल जाएगा, है ना, और उससे एडवर्ब आंसर मिलेगा। मतलब तुमने कोई क्वेश्चन वर्ड यूज किया और उसका आंसर क्या मिल रहा है? उसका आंसर क्या मिल रहा है? उसका आंसर हमें मिल रहा है क्या? एडवर्ब मिल रही। तो वो सारे क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। देखो यहाँ पर हु तो नहीं आ रहा है, हुम तो नहीं आ रहा, क्योंकि हु से किसका आंसर मिलता है? सब्जेक्ट का, नाउन का। ये तो मिल रहा था नाउन है प्रोनाउन का आंसर। हु केम लेट, अगर यहाँ पे हु लगा देते हम तो क्या होता? सी आंसर मिलता ना। तो हु तो नहीं होगा यहाँ पर, होगा क्या? तो हु नहीं होगा, हुम नहीं होगा, विच नहीं होगा, होगा क्या? हुज नहीं होगा, बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल जिसमें लिखा, इसमें लिख दिया लक्ष्मी सैंग वेल, लक्ष्मी ने अच्छा गाया। तो हमने इसका क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाउ डिड लक्ष्मी सिंग। बोलो ये तो होगा कि नहीं होगा? अब हाउ मेरा क्या था? हाउ पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए यूज करते हैं हम? मैनर, तरीका, वो ढंग। तो किस तरह से लक्ष्मी ने गाया? कैसे गाया? अच्छा गाया। तो इस वेल का तो आंसर है वेल। यहाँ पे एडवर्ब था, तो उस एडवर्ब को पता करने के लिए जिस इंटरोगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, वो क्या होगा हमारा? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। समझ आई बात कि नहीं? ये हमारे सारे हो गए एडवर्ब्स के काइंड। ठीक है ना? काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ लिया, और हम एक एक करके करेक्ट यूसेज पढ़ने जा रहे हैं इसका। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो भाई, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग करेक्ट यूसेज। कुछ पूछना है किसी को इससे? समझ में आया? हेडिंग डाल लो करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब्स। हेडिंग डालो करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब्स। बातें ना करो यार। डाल ली हेडिंग? सबसे पहला देखो, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ओनली। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओनली। ठीक, 3 सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जरा पढ़ो सभी लोग और हमें बताओ इसमें क्या डिफरेंस है।
ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तुम्हें दिख भी रहा होगा कि हमने ओनली का यूज़ किया है 3 तरीके से। यूज़ किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? क्या तीनों में अंतर है ओनली का यूज़ करने से? क्योंकि ओनली मेरा एक एडवर्ब है, इससे तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम करेक्ट यूसेज में पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब का। तो ओनली है क्या मेरा? एडवर्ब। ठीक है ना। अब हमें बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तीनों सही है। तीनों सही कितने लोग कह रहे हैं? पहला पहला नहीं सॉरी दूसरा दूसरा रुके हैं, बताओ। दूसरा और तीसरा सही है शायद। दूसरा और तीसरा सही है। अच्छा, और बताओ, और कौन बता रहा है? और कौन सही है? जल्दी बोलो। आज पहले सेंटेंस की मीनिंग क्या है? पहले सेंटेंस की क्या मीनिंग है, पता है किसी को? देखो इसमें नहीं पता, तुम लोग के कोई व्यू नहीं है, बैठी हो आगे आराम से, कोई बात नहीं। तीनों ही सेंटेंस लक्ष्मी सही है, तीनों ही सही है, लेकिन तीनों की मीनिंग में अंतर है। पहला सेंटेंस लिखा है सीमा गिव ओनली मनी। ये ओनली की खास बात क्या है कि ये जिस भी वर्ड से पहले आता है उसी को क्वालिफाई करने लगता है। ये जिस भी वर्ड के पहले आएगा उसको क्या करेगा? यहां पर ये मनी से पहले आ रहा है? नहीं आ रहा है। मनी तो अपने आप में नाउन है सेंटेंस का, तो एक्चुअल में ये ओनली यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। बोलो है कि नहीं? ऐसे ही ये सीमा क्या है यहां पर? नाउन। तो ओनली क्या बन गया? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन यहां पर गिव क्या है? मेरी वर्ब, और इससे पहले अब ये आ गया तो ये मेरा क्या हो गया? एडवर्ब। हम कह रहे हैं कि तीनों सेंटेंस सही भी हैं, तो फिर हमने इनको एडजेक्टिव क्यों नहीं बोला, एडवर्ब भी क्यों बोला? क्योंकि ओनली क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है ना। एडवर्ब ही क्यों माना, ये क्वेश्चन है मेरा। तो एडवर्ब ने इसलिए माना है क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस लिखा नहीं जा सकता। हो सकता है कभी वहां से नाउन गायब हो सकता है, उसके जगह प्रोनाउन आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट जगह है, दोनों जगह हट सकती, लेकिन वर्ब ही हट गई, सेंटेंस होगा कभी नहीं ना। और ये तीनों का आगे आने की क्षमता भी रखता है, ये उसी को क्वालिफाई करता है जिस वर्ड के पहले आने लगता है, और बिना वर्ब के कोई मीनिंग सेंटेंस बनता नहीं। इसलिए हमने इसको क्या कैटेगरी दी? एडवर्ब की, एडजेक्टिव नहीं दी। समझे कि नहीं समझे? अब पहले सेंटेंस की मीनिंग क्या है? पहले सेंटेंस लिखा है सीमा गिव ओनली मनी। तो यहां पर ओनली मनी का मीनिंग क्या है? उसने मात्र धन दिया है, और भी और कोई चीज उसने नहीं दी। नथिंग एल्स बट सी गिव मनी। ठीक है ना। उसने अन्य कुछ नहीं दिया है, सिर्फ धन दिया है, तो ओनली मनी सिर्फ धन के लिए आया है, और ये धन को क्वालिफाई कर रहा है, मनी को। गलत तो नहीं काम ने। अगला है ओनली सीमा गिव मनी। यहां पर क्या हो गया? सीमा से पहले ओनली आ रहा है, मतलब बहुत लोग धन दे सकते थे, लेकिन दिया किसने? सिर्फ। तो नो वन एल्स, ओनली सीमा गिव मनी, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां का बताओ, यहां का क्या होगा? यहां का क्या होगा? सीमा ओनली गिव मनी। ठीक है ना। अब देखो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और तुम्हें इतने समझना है, लेकिन हम ये लिख दें, अब ये क्लियर हो गया तुम्हें। तो सीमा ने केवल धन दिया और चली गई। ठीक है ना। मतलब उसने और कुछ नहीं पूछा, वो आई, उसने धन दिया, चली गई। तो उसकी विशेषता तो नहीं है, धन की विशेषता नहीं है, ये देने की क्वालिटी है, देने को क्वालिफाई कर रहा है। और देना क्या है यहाँ सेंटेंस में? वर्ब है। तो उसने और चीज कुछ नहीं पूछी, डिडंट आस्क एनीथिंग। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मूर्खों, यही यूज नहीं होते हैं, समझ लेना। उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसने केवल धन दिया और चली गई। बात समझ आई कि नहीं? और अगर ये ना भी होता तो मेरा सेंटेंस तो तब भी कंप्लीट है। अब समझ में आया कि ओनली मेरा क्या है? एडवर्ब। लेकिन ये नाउन से पहले भी आ सकता है, तभी एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। वर्ब से पहले आएगा तो एडवर्ब होगा, और यही चीज में समझनी थी। तो हमने जाना क्या कि ओनली क्या होता है? ठीक है ना। इट क्वालिफाइज द वर्ड
with which it is used। और साथ साथ और एक चीज ये क्या करता है, ये कन्वे करता है। क्या करता है? कन्वेज पैरेलल मीनिंग। ठीक है ना, एक समांतर मीनिंग देता है जिस वर्ड से पहले आता है उसके साथ। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई डाउट हो बताओ। अब जैसे हमने तुमसे बोला, अब बताना। अच्छा, जैसे हमने लिखा है एक सेंटेंस, हमने लिख दिया हर ओनली डॉटर, और एक हमने लिख दिया इसी ओनली हर डॉटर। ये दो सेंटेंस लिखे, पहले और दूसरे की मीनिंग क्या है? रश्मि बताओ क्या? पूरा बताओ, पूरे हिंदी बताओ। इकलौती पुत्री, क्या होगा उसकी? हाँ, इकलौती पुत्री। ठीक है ना। यहां पे क्या है? ओनली हर डॉटर, केवल उसकी पुत्री। क्या है इसका अर्थ? केवल उसकी पुत्री, और कोई नहीं, केवल उसकी पुत्री। अंतर समझ में आया दोनों में? क्यों मानवी, तुम्हें आया इसी प्रकार से? तो ये बात समझ लो ध्यान से। हमको सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, जल्दी से लिखो उनको, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स लिखो कुछ। सब लोग सेंटेंस सुधारो जल्दी से। देखो भैया, जिसने कर ली बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो देखो। देखो पहला सेंटेंस लिखा है हिज ब्रदर डाइड ओनली इन द एक्सीडेंट। हाँ, एक चीज समझ लो, हमने सीखा क्या अभी भी? हमने ओनली के दो यूज सीखे, ठीक है ना। एक तो क्या कि हम ओनली का यूज, इस ओनली का यूज ऐसे करते हैं, और इसके बाद कोई दूसरा वर्ड आता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है ओनली? ये एक पैरेलल मीनिंग कन्वे करता है। यह तो करता है, क्यों? कोई दिक्कत किसी को? तो जो भी मीनिंग पॉसिबल हो सकती, जो भी मीनिंग पॉसिबल हो सकती, वो कौन बताएगा? ओनली। तो यहाँ लिख लो पैरेलल पॉसिबल मीनिंग लिख लो, ठीक है। अब देखो, जैसे पहला सेंटेंस लिखा है हिज ब्रदर डाइड ओनली इन द एक्सीडेंट। हमने क्या कहा? उस वर्ड या वर्ड फ्रेज के पहले आके ये कन्वे करता है उसकी मीनिंग को। तो यहाँ पर इन द एक्सीडेंट के पहले आ रहा है ये ओनली। सेंटेंस का मीनिंग देखो क्या हो गया, उसका भाई मरा ओनली इन द एक्सीडेंट, केवल एक्सीडेंट में। ऐसा हो सकता है कि केवल एक्सीडेंट, मतलब वो और किसी तरीके से मर सकता था, मतलब मारा ही जा रहा था उसको कुल मिला के, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो ओनली यहाँ पर आया, ये क्या है? गलत है। यहाँ का मीनिंग क्या होना चाहिए? इसके पहले आना चाहिए ओनली। ओनली हिज ब्रदर, केवल उसका भाई मरा एक्सीडेंट में। अब सुटेबल, अब ये पॉसिबल मीनिंग लग रही है इस सेंटेंस की, या यहाँ से लग रही? बताओ। अच्छा, कहाँ से लग रही? यहाँ से लग रही ना, यहाँ से ना। ओनली हिज ब्रदर डाइड इन द एक्सीडेंट, केवल उसका भाई एक्सीडेंट में मरा। ये थोड़ी ना उसका भाई केवल एक्सीडेंट में मरा, ऐसा भी होता है क्या? अगला देखो, लिखा है सी ओनली स्पीक्स व्हेन इट इज अर्जेंट। अब देखो, हमने स्पीक के पहले यूज कर लिया ओनली का, तो एडवर्ब तो है ये इस तरह से अभी तक तो, लेकिन वह केवल तभी बोलती है जब जरूरी होता है। ये बात यहाँ सही है, या फिर ये ओनली हम यहाँ से कट कर देते और कहाँ लिख देते? यहाँ पर। अगर ओनली यहाँ पे आता तो ये व्हेन इट इज अर्जेंट को क्वालिफाई करता। तब मीनिंग क्या होता? वह बोलती है केवल तभी जब जरूरी होता है। तो बताओ अब सही है या पहले सही था? अब सही है ना। तो व्हेन इट इज अर्जेंट के पहले आएगा ओनली, जब जरूरत होती केवल तभी बोलती है। केवल बोलती थोड़ी ना है, वो सिर्फ बोलती है, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। अगला है सरता इज ओनली वर्किंग हार्ड इन दिस कंपनी।
तो फिर से हमने वर्किंग हार्ड जो मेरा वर्ब है सेंटेंस में, हमने उसके पहले ओनली लगा दिया, है ना। केवल काम कर रही है सरिता, ऐसा थोड़ी ना। तो यहां पर होगा क्या, ओनली सरिता इज, ओनली सरिता, केवल सरिता काम कर रही है इस कंपनी में। तो यहां से ओनली फिर से हम कट कर देंगे, हो क्या जाएगा, ओनली सरिता इज वर्किंग हार्ड इन दिस कंपनी। लास्ट सेंटेंस देखो, लिखा है ओनली विमल नोज फ्रेंच दैट्स वाई इट इज हार्ड टू कन्वे द मैसेज। ओनली विमल, केवल विमल फ्रेंच जानता है और इसी वजह से मैसेज कन्वे करना मुश्किल है, ऐसा थोड़ी ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्रेंच आ रहा है ना, ये इसके पहले आना चाहिए, यहाँ पर ओनली आना चाहिए कि नहीं। मीनिंग तो क्या हो जाएगी जब ये यहाँ से हट जाएगा, विमल नोज ओनली फ्रेंच, विमल केवल फ्रेंच जानता है और इसीलिए उसको मैसेज कन्वे करना कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं, किस तरह से यूज़ किया था ओनली का, ये हमने ओनली का यूज़ देखा। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे फिर इसको, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना सभी लोग। कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना हो बताओ, ठीक, नोट कर लो। सेकेंड हेडिंग डाल लो। हम लोगों ने ओनली पढ़ लिया था ना पिछली क्लास में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी और मच में डिफरेंस। किसमें, वेरी एंड मच, ये दोनों ही एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। तो वेरी और मच पढ़ने, हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको पहले नोट करो। सेंटेंस लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो साथ मेरे। लिख रहे हो ना, लिखते जाओ। नोट कर लिए सभी सेंटेंस, जल्दी नोट करो। चलो इसमें वेरी और मच का यूज़ करो। देखो भाई, देखो दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। देखो वेरी माने भी अधिक होता है और मच माने भी अधिक होता है, लेकिन यूज़ कैसे किया जाता है इंग्लिश में। वेरी का यूज़ जब हम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि वेरी का यूज़ करते समय हम वेरी को एज एन एडवर्ब यूज़ करेंगे और मच को भी, ये तो पता ही तुम लोग को। वेरी जो होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ किया जाता है। किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो मच है ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ। भूलोगे तो नहीं, किसके साथ यूज़ करोगे, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जानते हो सभी लोग। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन जब यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, किसका काम करने लगे, एडजेक्टिव का, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम वर्ब वेरी का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे तो हमने क्या कहा, ये एडजेक्टिव का काम करेगी और क्या बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही तो होगी। पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसमें क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव का काम करती, लेकिन कैसे, जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती, ठीक है ना। और इनके पहले हम इन दोनों एडवर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, और एडजेक्टिव से पहले जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, आगे देखो। तो लिखा है राधिका इज, ये इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, मानवीय वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अरे बोलो,
ये कौन सा फॉर्म है वर्ब की? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेवकूफ़ो, मतलब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन ये देखो इंटरेस्टेड यहाँ पर किस रूप में आया है, हमने बताया हुआ था तुम लोगों को, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम करती कि नहीं करती। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कर रही वर्ब किसका? एज एन एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे मच का। तो क्या हो जाएगा? राधिका इज मच इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। समझ गए? अगला है मोहन रीड इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट मेरी वर्ब होती, इसमें तो ईडी लगा हुआ, थर्ड फॉर्म बन गई थी, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये भी एडजेक्टिव का काम ही तो कर रही है। किसके लिए? इस नॉवेल के लिए। ये नॉवेल कैसा है? इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कैसे बना इंटरेस्टिंग? इंटरेस्ट जो कि एक वर्ब है प्लस आईएनजी से बना, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब, लेकिन मच नहीं, क्या? वेरी, क्योंकि अभी हमने देखा है हम यूज किसका करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वेरी का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया तो वेरी का यूज होगा। मोहन रीड वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। मोहन ने एक बहुत ही रोचक नॉवेल पढ़ी। समझ गए? अगला द डैश अवेटेड मोमेंट हैज कम, मतलब जिस क्षण का इंतजार था वो आ चुका है। तो अवेटेड आया, अवेट क्या होती? वर्ब होती, ईडी लग गया ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनी, थर्ड फॉर्म बनी है तो एडजेक्टिव भी। किसके लिए? इस मूवमेंट के लिए। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल को कौन क्वालिफाई करता है? जब पास्ट पार्टिसिपल आ गया एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो उसको क्वालिफाई करता है मच। ये क्या देख रहे हो बार बार तुम लोग, बोल नहीं पा रहे हो? अगला राकेश इज डैश एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड क्या? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म में आया है वर्ब की, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया हुआ एडजेक्टिव है ना। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? मच। तो हो गया राकेश इज मच एक्सपीरियंस्ड इन हिज वर्क। समझ में आया सभी को? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब वेरी का यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में मच का। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाए तब। ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब आएगा? वेरी कब आएगा? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हो, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? सभी समझ में आया? चलो ठीक है, नोट करो। इसमें किसी को डाउट है? सभी लोग समझ में आया? देखो अब इसके बाद वेरी और मच का ही एक अलग कैटेगरी पढ़ते हैं, लेकिन वो कैटेगरी होगी जब इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी होती हैं? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब वेरी और मच का यूज उसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम फिर से एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, तुम लोग उस एक्सरसाइज को पहले तो लिखो। एक्सरसाइज लिखो सभी लोग मेरे साथ जल्दी से। ये सेंटेंस सभी लोग नोट करो जल्दी से। वेरी और मच का यूज करना है इनमें से भी, ठीक है ना। अपने हिसाब से यूज करो, फिर हम बता रहे हैं कौन सा कहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। नोट करो। देखो भैया आगे बढ़ते हैं। अब वेरी और मच का डिफरेंस पढ़ना है हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के फॉर्म में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि वेरी और मच जो कि एक एडवर्ब होते हैं, इनके बाद जो एडजेक्टिव आता है भाई उसको क्वालिफाई करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही। एडवर्ब क्या करते हैं? एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर सकते हो, एडवर्ब को भी। तो ये काम ये यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को क्वालिफाई। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? 3 होती कि नहीं होती? किसको क्वालिफाई करेंगे ये लोग? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, ठीक है। वेरी क्या है? ये तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करेगा? पॉजिटिव डिग्री को। और जो मच है ये कंपैरेटिव डिग्री क्वालिफाई करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसको क्वालिफाई करेगा? कंपैरेटिव डिग्री को। जैसे ने पहला सेंटेंस किया,
रमन इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन सी फॉर्म है डिग्री की? मानवी। मानवी नाम तुम्हारा, ये पॉजिटिव डिग्री है ना। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, यही तो होता है। तो ऑनेस्ट अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री, भाई ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो इससे पहले क्या आएगा? वेरी। तो रमन इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज एफर्ट्स। अगला, विमला फाउंड डैश डेवलप्ड एरिया। डेवलप्ड आ गया तनेश, ये डेवलप्ड क्या है? कौन सा फॉर्म है ये क्या आ गया? यहाँ क्या आएगा? नहीं भैया, ये हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड फॉर्म है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला केस नहीं लग रहा है अभी। यहाँ क्या लग रहा है? पास्ट पार्टिसिपल वाला केस लग रहा है कि नहीं? दूसरी बात क्या, तुम एक तरह से उससे समझ सकते हो, हम इसी से अगर समझेंगे तो भाई डेवलप्ड एरिया है, तो डेवलप्ड अगर आ रहा है तो पॉजिटिव डिग्री ही। भाई मोर डेवलप्ड हो सकता था, मोस्ट डेवलप्ड हो सकता था, लेकिन आया सिर्फ डेवलप्ड, क्योंकि वर्ब में अगर थर्ड फॉर्म बना दो तो भी एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव कौन सी कैटेगरी का बनेगा? पॉजिटिव डिग्री का। तो है तो ये अभी भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही नहीं है, इसलिए वहां पे ही मच आता है। क्या है यहाँ पे? मच। ठीक है ना, विमला को अधिक विकसित एरिया मिल गया उसके घर के लिए। ठीक है। अगला, मैरी इज डैश टॉल फॉर हर एज। टॉल आ गया, क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री की वजह से इसमें क्या आएगा? वेरी। यहां ध्यान रखना, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री नहीं देखना तुमने इसको तुम्हें और क्या देखना है? हाँ। अगला देखो, मानवी इज डैश मोर चार्मिंग। अब देखो यहां पर चार्मिंग से पहले क्या आ रहा है? मोर। क्या कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो गई है? और अगर कंपैरेटिव डिग्री होगी इसके पहले क्या आएगा? मच। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो मानवी इज मच मोर चार्मिंग। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगला, लक्ष्मी इज डैश स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेट खली। जो लक्ष्मी है वो ग्रेट खली से भी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री है, दैट मीन्स क्या लगेगा? मच, मच स्ट्रॉन्गर। आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स डैश मच। अब देखो, मच भी एक एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन जब मच को ही क्वालिफाई करना हो तो मच नहीं आएगा, दोबारा से रिपीटेड हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे हम? वेरी। इस वजह से जो मच एडवर्ब है इसको क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे वेरी। बोलते हैं ना, आई लाइक द स्वीट्स वेरी मच, यही तो बोलते हैं। मच वेरी बोला किसी ने आज तक? मच मच बोला है? वेरी वेरी बोला है? क्या बोलोगे? वेरी मच। वेरी क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? वेरी। अरे आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स वेरी 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 मच, लेकिन वेरी से पहले वेरी वेरी आएगा, ये तो नहीं बोलोगे आई लव माई ऑल माई स्टूडेंट्स मच 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 मच। बोलो क्या? मच मचा दो वहीं पे, हैं? चलो खैर। अगला, रोहित शर्मा इज डैश मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। ये ध्यान समझ लो। देखो ये मेरी मोस्ट जो है ये मेरी सुपरलेटिव डिग्री है, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाए, तुम अच्छे से जानते हो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? आर्टिकल द आता है। हम क्या जानते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द। ये तो लगेगा ही ना, और जब द लगा चुके हो तो कंपैरेटिव को सुपरलेटिव ले जा सकते हो, इसलिए हम फिर से यहाँ मच लगा सकते हैं। तो मच द का यूज करते हैं। फिर अगर लग के आया है तो कोई बात नहीं, मच लगा दो, और नहीं लगा है तो मच द आएगा। समझ गया कि नहीं? तो इसमें क्या आ जाएगा? रोहित शर्मा इज मच द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। समझ गए सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को? क्यों, कोई समस्या आ रही? यहाँ ध्यान रखना बस खाली, यहाँ डेवलप्ड आया था ना, लेकिन ये कौन सा फॉर्म आ गई है? भाई तुम्हें अंतर भी तो करना पड़ेगा ना। तुमने देख लिया कि डेवलप्ड भी तो एक पॉजिटिव डिग्री है, तुमने क्या देख लिया? डेवलप्ड भी एक पॉजिटिव डिग्री है, और तुमने लगा दिया क्या? वेरी। तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ डिग्री की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। डेवलप्ड क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल। समझ रहे हो ना? तो अगर जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ये लिखो, है ना इस तरह से। क्या ये? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इसी वजह से हमने क्या लगाया? मच। समझ गए सभी लोग? नोट कर लो। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वेरी मच के साथ हमें क्वाइट और पढ़ना है, ठीक है ना। वेरी मच के साथ क्या पढ़ने जा रहे हो हम? क्वाइट। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि क्वाइट का यूज़ करते कैसे, ठीक है। वेरी और मच के हमने अब तक जो यूज़ पढ़े हैं
वो वैसे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाइट से कैसे डिफरेंस होगा, क्वाइट को कैसे डिफरेंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, वेरी और मच हो गए, अब हो गया हमारा अगला क्वाइट, इसी कैटेगरी में लिख लेना साथ में, ठीक है। वेरी डैश स्लैश मच स्लैश क्वाइट ऐसे लिख लो। तो ये क्वाइट का यूज़ होता कैसे, ठीक है ना, यही तो नया है हमारे लिए। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कंप्लीटली का सेंस निकल रहा हो, किसका, कंप्लीटली का, तो हम यूज़ करते हैं क्वाइट का, कैसे, एज एन एडवर्ब, समझ रहे हो ना। दूसरी बात, जो ये क्वाइट है ये हमेशा ही यूज़ किया जाता है विद नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ, समझ गए कि नहीं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ध्यान है तुम लोगों को, जैसे यूनिक, यूनिक का क्या मोर यूनिक मोस्ट यूनिक होगा, नहीं होगा ना। सर्कुलर का मोर सर्कुलर मोस्ट सर्कुलर होगा, नहीं। स्क्वायर का होगा, नहीं होगा। एंटायर का होगा, नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री ही सारी फॉर्म होती है ना, उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं है, जबकि होते एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे कुछ लिखने जा रहे हैं, लिखो उनको, एक्सरसाइज लिख रहे हैं, लिखो जल्दी सभी लोग। इसमें लिखा, चलो सेंटेंस आ गए। वेरी मच और क्वाइट का यूज होगा इनमें, ठीक है ना। देखो कौन कौन से कहाँ यूज हो रहा है। देखो भैया, पहला सेंटेंस लिखा, आयुषी सीम्स डैश ब्यूटीफुल टुडे। तो देखो ब्यूटीफुल क्या है हमारा, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, बोलो है कि नहीं है। इस वजह से इसके आगे क्या आना चाहिए, वेरी आना चाहिए। तो हमने वेरी का यूज कर लिया। कुछ गलती की हमने, नहीं की। अगला, प्रांसी वॉज डैश एरोगेंट। तो देखो फिर से एरोगेंट आ गया ना। एरोगेंट एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, इसके आगे भी क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस देखो, पारस इज डैश राइट इन हिज अप्रोच। यहाँ राइट आ रहा है। राइट क्या होता है, एक एडजेक्टिव है ना, बोलते हैं राइट मूव, है ना। तो राइट अगर एडजेक्टिव है, लेकिन राइट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें मोर राइट और मोस्ट राइट नहीं होता। कोई अगर सही है तो सही है, ज्यादा सही कम सही क्या, समझ रहे हो ना। कंपैरिजन नहीं होता इससे, है ना सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। राइट एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जो ऐसे ही यूज होता है राइट के फॉर्म में। तो जब भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव आते हैं तो उनके पहले हम एडवर्ब कौन सा यूज करते हैं, क्वाइट। इस वजह से यहाँ पे वेरी और मच नहीं आएंगे, क्या आएगा, क्वाइट, ठीक है ना। और क्वाइट का सेंस कंप्लीटली होता है, ठीक है ना, कि पारस पूरी तरह से सही है अपनी अप्रोच में, है ना, जो भी विचार कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसमें। अगला है, सौम्या बॉट अ डैश यूनिक वॉच यस्टरडे। यहाँ पे क्या आएगा, यूनिक आ गया ना। कई बार क्या होगा, लोग वेरी लगा देंगे और तुरंत क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यूनिक आ गया। यूनिक क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, है ना। इसकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, और इसी वजह से इसके आगे क्या आएगा, क्वाइट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। तो क्वाइट यूनिक वॉच होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं ना। अगले देखो, अभिनय विल बी डैश हैप्पी टू सी तनिष। तो हैप्पी आया, हैप्पी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। हैप्पी की हैप्पी और हैप्पीएस्ट होती है, इसका भी पॉजिटिव डिग्री है। और इसके आगे नॉर्मली जैसे आता है क्या आएगा, वेरी। तो अभिनय विल बी वेरी हैप्पी टू सी तनिष। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई समस्या तकलीफ परेशानी, तो यहाँ तक फिलहाल नोट कर लो, ठीक है ना। आगे फिर पढ़ाते हैं अगली क्लास में। कुछ पूछना है किसी को, ठीक है, नोट करो, कर लो। है धोखे से हो गया, यहाँ सही लिखा है कि नहीं। ये QUITE होता है ना, ठीक है ना। वो क्वाइट माने चुप हो जाता है, QUIT है ना, QUITE होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लो।